गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक और नया दिन, एक और नया अवसर अपने सपनों के करीब जाने का। तो स्वागत है आपका पीसीएस यात्रा की इस यात्रा में। तो चलिए पूरी ऊर्जा और फोकस के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि शायद आप बोर्ड पे देख भी रहे होंगे कि आज का टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन एवं संघ क्षेत्र। इसमें हम कवर करेंगे आर्टिकल 1 से 3 तक, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, और इसमें और क्या क्या हम देखेंगे? पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स यानी रियासत, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्यारा टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए कि क्या भारत जैसा अभी है पहले भी वैसे ही था, क्या ऐसे ही हमारे बॉर्डर्स थे, ऐसे ही राज्य बटे हुए थे, क्या हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी आज़ादी के बाद? इन सब चीज़ों को देखेंगे आज। आपको पता चलेगा कि कितने लोगों ने क्या योगदान किया, कैसे हमने इस संघ को बनाने में अपनी ऊर्जा लगाई है, और बहुत कुछ जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए हुए, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत कम है हमारे पास। पहला देखिए, स्वतंत्रता के समय चुनौतियाँ क्या थी? व्हाट आर द चैलेंजेज? तो मेन चैलेंज था देसी रियासतों का एकीकरण। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, जब सर आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ाएंगे, तो आप एक चीज़ देखोगे कि बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था ये देश। मतलब राष्ट्र भावना थी, लेकिन भौगोलिक रूप में एक राष्ट्र नहीं था। राष्ट्र की भावना एक मानसिक थी, एक विचारधारा थी उस समय तक। तो हमारा सबसे मेन काम था कि इनका एकीकरण कैसे किया जाए, इंटीग्रेशन, इनको साथ में कैसे लाया जाए। इसके लिए मेनन साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने बहुत काम किया है। वो भी जब आप डीप में पढ़ोगे पोस्ट इंडिपेंडेंस में, तब आपको वो चीज़ें पता चलेगी। मैं बस थोड़ा आपको एक झलक दे के जाऊँगा यहाँ से, और कुछ नहीं। ठीक है, टोटल रियासतें कितनी थी? 565, 565। स्वतंत्रता के समय 565 रियासत थी, और इनको एक साथ लाना अपने आप में चैलेंज था, क्योंकि अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग लिविंग बिहेवियर, और अलग अलग इन्वायरमेंट, जियोग्राफी। तो चीज़ें टफ थी, लेकिन हमारे देश कभी वीरों से कम हमारा देश हमेशा वीरों से भरा रहा है। तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इसे बहुत आसान किया। तो इनमें से 562 स्वेच्छा से भारत में शामिल हुए। 562 इतना भी स्वेच्छा से नहीं हुआ जितना लिखा हुआ है, साम दाम दंड भेद सब लगाया गया है, लेकिन 562 इजिली शामिल हो गए एटलीस्ट। 3 ऐसे थे, अब आप बोलेंगे कि बाकी से 3 ऐसे कौन कौन से थे जिनको प्रॉब्लम थी? तो 3 में देखो भाई, एक तो था हमारा प्यारा जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा था हैदराबाद, और तीसरा था जूनागढ़। और ये सब तीनों 3 जगह है। एक एकदम पश्चिम है, एकदम उत्तर है, एक एकदम दक्षिणी बोल लो या बीच बोल लो, थोड़ा दक्षिण भी नहीं बोलो, दक्षिण पूर्वी बोल सकते हो। ठीक है, तो 3 बागी रियासतें, 3 रजिस्टिंग रूलर्स, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ने प्रारंभ में भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इन लोगों ने इनकार कर दिया था कि नहीं, मैं शामिल नहीं होऊंगा, हम स्वतंत्र रहेंगे या फिर पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे। लेकिन यार, इंडियन टेरिटरी में आप हो और पाकिस्तान के साथ मिल जाओ या स्वतंत्र हो जाओ, तो हमारी संप्रभुता के लिए पूरे जीवन एक चैलेंज होता है, एक परेशानी होती। तो इन्हें तो मिलाना ही था, अब चाहे जैसे मिलाएं। अगर आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे समझनी है, तो एक सीरीज आती है, प्रधानमंत्री सीरीज, शेखर कपूर साहब की सीरीज है, आप यूट्यूब पे ढूंढोगे आपको मिल जाएगा। तो आप उसे देखो अगर टाइम मिले तो। प्रधानमंत्री सीरीज और संविधान सीरीज, ये 2 चीज़ें तो देखनी ही चाहिए। चलिए बाकी आप देखो, मैं इधर देखता हूँ। रियासती विभाग, स्टेट्स डिपार्टमेंट, जुलाई 1947 में सरदार पटेल के नेतृत्व में, देखो आयरन मैन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में रियासती विभाग का गठन हुआ। बीपी मेनन इसके सचिव थे। मैंने बताया मेनन साहब और सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। तो एक रियासती विभाग बनाया गया रियासतों को मिलाने के लिए। उसके सचिव बीपी मेनन को बनाया गया, और अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कब बनी थी? जुलाई 1947। कुछ और भी हुआ था इस टाइम, याद करना जरा, शायद कमेंट करना, जुलाई 1947 को और क्या हुआ था? रियासतों के एकीकरण के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, विलय पत्र और प्रीवी पर्स, शाही भत्ता का प्रयोग किया गया था। प्रीवी पर्स एक राशि थी जो रियासतों के राजाओं को दिया गया था, इसके बदले में कि आप इन हम में शामिल हो जाइए, हम आपको एक पेंशन के तौर पे इतना पैसा देंगे। और वो कोई छोटी मोटी राशि नहीं थी,
इंदिरा गांधी के टाइम में इसे हटाया गया था, आप ये भी पढ़ोगे आगे जाके। तो प्रीवी पर्स और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये दो चीज़ें आप याद रखना कि इसी से रिलेटेड हैं। सरदार पटेल का ऐतिहासिक योगदान, लिटरली आई एम फैन ऑफ दिस गाई। अगर ये ना होते तो इस भारत की सूरत कुछ और होती, और क्या होती वो ना हम कल्पना कर सकते हैं, ना आप कल्पना कर सकते हैं, ना ही बड़े बड़े इतिहासकार कल्पना कर सकते हैं। लेकिन सौभाग्य मानिए कि भारत माता ने वीर सपूतों को पैदा किया है, उनमें से एक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और इन्होंने चीज़ों को काफ़ी आसान कर दिया, काफ़ी अच्छे से किया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक बार प्रधानमंत्री सीरीज देखना, आपको मज़ा आएगा, लिटरली यू विल इंजॉय दैट। द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, सरदार पटेल का ऐतिहासिक योगदान। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी अद्भुत कूटनीतिक सूझबूझ और दाम दंड भेद की नीति से भारत को खंडित होने से बचाया, ठीक है। इन्होंने अधिकांश रियासतों को राष्ट्रहित में स्वेच्छा से विलय करने के लिए राजी किया। इन्हीं के महान प्रयासों के कारण इन्हें भारतीय बिस्मार्क भी कहा जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। अब बिस्मार्क कौन था ये भी आपको लगेगा, फिर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना है, और शायद वर्ल्ड हिस्ट्री में ये तो आपसे नहीं पूछेगा यूपीपीसीएस, लेकिन जान लेना वर्ल्ड हिस्ट्री सबको पढ़ना चाहिए। आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में सभ्यताएं कैसे शुरू हुई, कैसे लोकतंत्र आया, कैसे फ्रांसीसी क्रांति, ये सब पता होना चाहिए आपको, तभी लगेगा कि हाँ आप कुछ जानते हो, आपको ऐसे अंदर से फील आएगा। तो इसी के, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के चलते राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, इसलिए रियासतों को भारत के संग में विलय करने के लिए। राष्ट्रीय एकता दिवस कब? 31 अक्टूबर, डेट याद रख लेना भाई, पूछ सकता है। 3 विशेष रियासतों का विलय, मैंने बताया था 3 ऐसे थे जो मानने को तैयार ही नहीं थे हमारी बातें, हम भी थे कि हम तो मनवा के रहेंगे। हैदराबाद और जूनागढ़। जूनागढ़ यहाँ की जनता हिंदू थी और शासक मुस्लिम थे। जूनागढ़ में क्या था कि वहाँ की जनता हिंदू थी और शासक जो थे वो मुस्लिम थे। नवाब महाबत खान जी नाम था उनका, जिसने पाकिस्तान में मिलने का निर्णय लिया था। जूनागढ़ के नवाब ने सोच लिया था कि हम पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं, लेकिन विद्रोह के बाद फरवरी 1948 में जनमत संग्रह कराया गया और यह भारत में मिला। जब वल्लभ भाई पटेल को लगा कि अरे ये तो दिक्कत हो जाएगी भाई, बस एक शासक ही तो मुस्लिम है, जनता तो अधिकांश हिंदू ही है, और आप अधिकांश हिंदू जनता की एक आबादी को, एक भूभाग को पाकिस्तान में मिलाओगे तो ये कहीं से न्यायोचित तो नहीं दिख रही थी। तो इसीलिए कुछ कूटनीति किया गया और विद्रोह हुआ वहाँ पे, फिर जनमत संग्रह हुआ 1948 में, और जूनागढ़ फाइनली इंडिया का पार्ट बन गया। हैदराबाद सबसे अमीर रियासत थी, सबसे ज़्यादा पैसा। बताओ हैदराबाद का स्थापना किसने किया था औरंगजेब की मृत्यु के बाद? कमेंट में बताना। मैं हिस्ट्री भी जानता हूँ, बच के नहीं जा सकते हो तुम। निजाम के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की गई जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। ये नहीं माने, आप प्रधानमंत्री सीरीज देखोगे तो इन्होंने ये नहीं माने। इन्होंने बीपी मेनन से बहुत बदतमीजी से बात की थी जब इनकी मीटिंग हुई थी, तो और प्रॉपर दिल्ली आके बीपी मेनन को धमकी दे के गए थे कि आपको जो करना है आप कर लो, ठीक है। तो कर लिया, ऑपरेशन पोलो कर लिया सितंबर 1939 में 1948, और हैदराबाद का भी विलय हो गया। लास्ट बचता है जम्मू एंड कश्मीर, हमेशा से एक अलग ही हिस्सा रहा है ये तो। शासक कौन थे? महाराजा हरि सिंह, और वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। हिंदू शासक थे, मुस्लिम जनसंख्या थी। जूनागढ़ के बिल्कुल उलट, वो चाहते थे कि मैं स्वतंत्र रहूं, और उनके कंडीशन ऐसे थे कि वो सोच सकते थे क्योंकि वो सबसे ऊपर में थे। और काफ़ी हद तक हम लोगों ने सोचा कि चलो यार अभी कुछ दिन रहने देते हैं, फिर देखते हैं आगे कुछ करेंगे। लेकिन 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी कबायलियों के आक्रमण के बाद उन्होंने भारत से सैन्य सहायता मांगी। पाकिस्तानी कबायलियों, एक कबायली नहीं थे, ये पाकिस्तान के सैनिक थे, कबीलों के भेष में थे। इनके पास आर्म्स थे, प्रॉपर ड्रेस्ड थे। तो एक कबायली बस लिखा गया है, ट्राइबल्स थे कुछ होंगे, लेकिन सारे ट्राइबल्स नहीं थे। पाकिस्तानी सैनिक भी उनमें मिले थे और वहाँ की सरकार का समर्थन इन्हें प्राप्त था। इन्होंने आक्रमण कर दिया जम्मू एंड कश्मीर पे। उसी समय क्या बोलते हैं, दादा हरि सिंह ने मदद मांगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल और लॉर्ड माउंटबेटन उस समय, हाँ लॉर्ड माउंटबेटन उस समय यहीं पे थे, तो मदद मांगी। तो फिर भारत ने सैन्य सहायता तो की, लेकिन उसकी पूर्व शर्त थी कि महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। पहले इनको बोला गया कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करो, क्योंकि हम क्यों जाएंगे बताओ,
एक स्वतंत्र देश में अपने सैनिक भेजना, फिर चीज़ें खराब हो जाती। तो वही पहले आप मानो कि आप हमारे पार्ट हो, फिर मैं मानूंगा कि हमारी संप्रभुता को चुनौती है। और जब देश की संप्रभुता की चुनौती है तो फिर कुछ भी। तो वही हुआ, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे हस्ताक्षर किया और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना लिया। ये था इन तीनों के मिलने की कहानी। ये तीनों हमारे देश में कैसे मिले। अब कुछ आयोग देख लेते हैं जो आज़ादी के बाद बनाए गए कि राज्यों का गठन आखिर हो कैसे। क्षेत्रीय आधार पे हो, भाषाई आधार पे हो, सांस्कृतिक आधार पे हो, या भौगोलिक कुछ ऐसे वो हों जिनके आधार पे हो। तो इसके लिए आयोग बनाए गए कुछ कुछ, इसलिए उनको देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आयोग रहे हमेशा से, मैं तो बहुत रट्टा मारा हूँ इसको और अब मुझे याद हो गई है। अब क्या, पिछले 2-3 सालों से याद है। पहला है धर कमीशन, धर आयोग सॉरी, धर पकड़ वाला आयोग नहीं है, धर आयोग है। गठन जून 1948। इसके वो थे सदस्य एस के धर थे और इन्हीं के नाम पे धर आयोग रखा गया था। इसने भाषाई आधार पर पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा को आधार बनाने की सलाह दी। इनका बात है कि यार भाषा के आधार पे तो नहीं होना चाहिए, भाषाई आधार पे करोगे तो बहुत टुकड़ों में बढ़ जाएगा और फिर वो रियासतों वाला ही हाल हो जाएगा। इसलिए आप प्रशासनिक आधार पे देख लो कि आप एडमिनिस्ट्रेशन कैसे अच्छे चला सकते हो, उस हिसाब से आप राज्यों का गठन करो, ये इनका बोलना था। फिर आते हैं JBP समिति। अजीब सा नाम लग रहा होगा लेकिन कोई नाम नहीं है, 3 लोगों का एक कमेटी था जिनके पहले अक्षर को मिला के कमेटी का नाम बोला गया था। J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर वल्लभ भाई पटेल और P फॉर पट्टाभी सीतारमैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इसमें तो कोई ट्रिक देने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे आप याद कर लोगे। JBP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। बनी कब? उसी साल दिसंबर में, जिस साल धर आयोग बना था। इसकी क्रोनोलॉजी याद रखना, कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कि कौन पहले बनी थी, और कभी कभी क्या बहुत बार पूछता है। ये बता ही दिया, नेहरू, पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने भी औपचारिक रूप से भाषाई आधार को अस्वीकार किया, राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास को प्राथमिकता दी। लगभग सेम बातें बोली जो धर आयोग ने बोला था, लेकिन चीज़ें बहुत खराब हो रही थी। कुछ लोग धरना पर बैठे थे, जैसे आप आगे देखेंगे। मतलब धरना पर तो बाद में बैठे थे, लेकिन आंदोलन शुरू हो गए थे राज्यों को लेके। तो फिर एक कमीशन बनाया जाता है जिसका नाम था फजल अली आयोग। क्या नाम था? फजल अली आयोग। दिसंबर 1953। कब? दिसंबर 1953। मेंबर कौन कौन थे? फजल अली अध्यक्ष थे, KM पनिक्कर मेंबर थे और HN कुंजरू। ये UPPCS का PYQ है, UPPCS ने पूछ रखा है, इसलिए मैं इसे लेके आया हूँ। फजल अली, पनिक्कर और कुंजरू, इन्होंने भाषाई आधार को व्यापक स्वीकारिता दी। उन्होंने बोला कि हाँ, भाषाई आधार पे गठन कर सकते हैं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, एक भाषा के लोग एक जगह रहे, लेकिन हर एक भाषा के लिए अलग अलग राज्य। इस बात का इन्होंने विरोध किया। इनका हुआ था कि एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत हम नहीं ले सकते। हाँ, हम कुछ भाषाओं को एक मानदंड या मापदंड में रख सकते हैं राज्यों के निर्माण के लिए। तो अगर पूछे कि भाषाई आधार पे किसने बोला था, स्वीकार किया था, तो वो थे फजल अली आयोग। लेकिन अगर स्टेटमेंट दे दे कि इन्होंने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अपनाया तो ये गलत होगा। इन्होंने ऐसा नहीं अपनाया था, इसे स्वीकार किया था इन्होंने। ठीक है। अब क्या हुआ कि फजल आयोग की सिफारिश को काफ़ी हद तक मान लिया गया और संसद लाया कौन सा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 7वां संशोधन पारित किया, जिससे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। इसके पीछे बहुत ही मार्मिक और एक दुखदाई कहानी है। एक कांग्रेस के नेता थे, उनका नाम था पोट्टी श्रीरामुल्लू। बहुत बड़े गांधीवादी नेता थे, मतलब प्रॉपर गांधीवादी, बस कहने के लिए गांधीवादी नहीं, जो अहिंसा में विश्वास करते हो, इस तरह के गांधीवादी। अब क्या हुआ कि मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी जो क्षेत्र थे, वहाँ पे जो लोग थे, मद्रास में मेनली 2 भाषा वाले लोग थे। एक तो तेलुगु वाले हो गए, एक तमिल वाले हो गए।
अब जो तेलुगु भाषी वाले लोग थे उनका कहना था कि भैया हमें दे दो एक अलग स्टेट, और भारत सरकार इस बात को मान नहीं रही थी। तो प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता पोट्टी श्रीरामुलु जो थे वो इस मांग को लेकर 56 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे थे, 56 डेज। अभी करंट में कोई और भी भूख हड़ताल पे बैठे हैं? क्या मतलब, समझ रहे हो? कमेंट कर देना। हाँ गुड, कौन बैठे हैं और किस लिए बैठे हैं? प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता पोट्टी श्रीरामुलु की मांग थी, और वो 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद मेन बात यह है कि उनकी मृत्यु हो गई इस भूख हड़ताल में। द मेन थिंग इज दिस कि 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई। अब उनकी मृत्यु हुई तो पूरा आंध्र प्रदेश, मतलब पूरा मद्रास जल उठा, दंगों से, विरोध से एकदम अराजकता फैल गई। तभी केंद्र सरकार दबाव में आ गई। अब वो जन आक्रोश के कारण केंद्र सरकार को भाषाई आधार पर राज्य बनाने के लिए विवश होना पड़ा, और इस प्रकार हमारा पहला राज्य जो भाषाई आधार पर बना वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। कहानी याद रखना पोट्टी श्रीरामुलु की, तो आपको याद रहेगा। आंध्र प्रदेश का भाषाई पुनर्गठन भारत में भाषाई पहचान की एक नई दिशा बना। कब? 1 अक्टूबर 1953। डेट भी याद रख लेना भैया, ठीक है। नेक्स्ट, राज्यों के गठन का कालक्रम देख लेते हैं एक बार। स्टेटहुड टाइमलाइन 1953 में आंध्र प्रदेश बनता है, उसके बाद कैसे कैसे होता है ये देखते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र 1960। अब गुजरात में गुजराती लोग थे, महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग थे, तो इन दोनों को उससे किया गया बॉम्बे से अलग। 1963 में नागालैंड असम से अलग होकर बना। 1966 में हरियाणा बना पंजाब से अलग होके। सिक्किम 36वें संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य बना। ये भी पढ़ेंगे इसको, और थोड़ा अच्छा से पढ़ेंगे सिक्किम को, क्योंकि सिक्किम पार्ट नहीं था आज़ादी के बाद भारत का, इसे बनाया गया है बाद में, ये बाद में आया है, और 36th अमेंडमेंट था जिसके तहत हमने इसे बनाया है। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। अब बताओ छत्तीसगढ़ कहाँ से अलग हुआ था? मध्य प्रदेश। उत्तराखंड कहाँ से अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश। और झारखंड तो पता ही होगा, बिहार। 2014 में तेलंगाना, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक। ये सबसे रिसेंट एक स्टेट है जो अभी फॉर्म हुआ है 2014 में, और वो कौन थी? तेलंगाना। और सबसे रिसेंट स्टेट जो यूनियन टेरेटरी बन गया वो कौन सी थी, बताना जरा, कमेंट कर देना। तुम लोग यार इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। हाँ, कुछ और ऐसे थे, जैसे आंध्र प्रदेश तो मैंने आपको बता दिया, फिर हिमाचल प्रदेश था, मेघालय था, इसकी एक लिस्ट मैं आपको दिलवा दूंगा। हिमाचल था, मेघालय था, और कौन कौन सा था? मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा भी कोई था? बाकी तो सब बता ही दिया आपको। एक गोवा छूट गया, गोवा भी लिख लो। क्यों ही छोड़ोगे यार, छोटा सा इसका है, मतलब थोड़े की छोड़ देंगे। गोवा कब कब हुआ बताओ? हिमाचल प्रदेश 1971 और मेघालय 1972। मणिपुर ये देखो 1971, और यहाँ से तीनों ले लो 1972। 1971 में और भी कुछ हो रहा था इस देश में? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। और भी कुछ हो रहा था? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये तीनों एक साथ आते हैं 1987। ज़्यादा डेट्स है नहीं यार, अगर चाहो तो इजीली याद कर लो। MMT 1972, हिमाचल 1971, फिर मिजोरम, अरुणाचल और गोवा 1987, 1987। चलो चलते हैं। अब आते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन से। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कब कौन कैसे बना, क्या क्या परिस्थितियाँ थी उनके बनने की। अब हम थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस करते हैं, आर्टिकल 1 से लेकर 3 तक। तो आर्टिकल 1 से 3 तक देखते हैं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। हाँ, आर्टिकल 1 क्या बोलता है? भारत अर्थात इंडिया क्यों लिखा है?
देखो क्या हुआ था, आप जब संविधान सीरीज देखोगे तो उसमें देखोगे कि भारत के नाम को लेके संविधान सभा दो मतों में विभक्त थी। कुछ लोगों का बोलना था कि हमारा जो पुराना नाम है भारत वही रखा जाए, कुछ लोग ऐसे थे जिनका कहना था कि नहीं, जो नया नाम है इंडिया वो रखा जाए। और थोड़ा विवाद का विषय था, तो बस एक समझौता हुआ कि चलो दोनों रख लेते हैं, दिक्कत क्या है, अब एक रखे, दो रखे, चार रखे, हैं तो अपना ही देश, अपने हिसाब से रखेंगे, तो फिर दो नाम रखे गए। तो भारत मीन्स इंडिया राज्यों का संघ होगा या फेडरेशन नहीं है, राज्यों का संघ होगा। इसका क्या मतलब है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब राज्यों का संघ होगा, इसके दो मतलब निकलते हैं। हमने क्यों लिखा है ये चीज, तो पहला तो ये था कि भारत जो है वो संघ और राज्य के बीच कोई समझौते का परिणाम नहीं है। जैसे अमेरिका में राज्य आपस में मिले और समझौता हुआ, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि समझौता है आप जब चाहो जब निकल जाओ। ये कोई समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है। दूसरी बात थी कि राज्यों को संघ से विभक्त होने का अधिकार नहीं है, राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते, समझे। राज्यों का संघ का मतलब यही हुआ कि भारत में जो राज्य हैं उनका संघ बनना कोई समझौते का परिणाम नहीं है, और कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मेन बात यही थी इसके पीछे। फिर आता है आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2, संसद को भारत के संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर, करने का अधिकार है। किसे अधिकार है, पार्लियामेंट को। संसद संसद को भारत के संघ में नए राज्यों का प्रवेश करने का अधिकार है। और फिर एक चीज में और देख लेते हैं आर्टिकल 1 में कि जो हमारा भारत अर्थात इंडिया है उसके जो क्षेत्र हैं, भारतीय क्षेत्र में आते कौन कौन से एरिया हैं, एक ऐड कर लेते हैं ऐसे। जो भारतीय क्षेत्र, आपको लग रहा होगा कि सर क्या अंडमान निकोबार है, नहीं है, या जो बस राज्य हैं वही हैं, तो इसी पर बात करेंगे। भारतीय क्षेत्र जो है हमारे आर्टिकल आर्टिकल 1 के तहत आर्टिकल 1 के तहत उसमें आते हैं कौन कौन से हैं। तो इसको आप ऐसे 3 कर सकते हो, तो आपको चीज़ें याद रहेगी, है ना। तो पहला होता है राज्यों का क्षेत्र, जो स्टेट्स हैं हमारे, स्टेट्स। दूसरे आ जाते हैं यूटीज, और तीसरा कौन सा आ जाएगा, आप लोग सर हो तो गया यही दो तो है, लेकिन नहीं, तीसरा ऐसे क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिनका भविष्य में, ऐसे क्षेत्र जो भविष्य में भारत द्वारा अधिग्रहित किया गया हो, अधिग्रहित किया जाए, क्या गया हो, क्या होता है। 3 ऐसे क्षेत्र आते हैं, एक तो स्टेट्स आते हैं, यूटी आते हैं, और एक आते हैं जो हमने कहीं से लिया हो, कहीं से अधिग्रहित किया हो। जैसे सिक्किम आया था, बाद में वो राज्य बन गया, लेकिन पहले वो भी इसी के उसमें आता था। तो ठीक है, तीनों याद रखना कि कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कोई पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए। स्टेट्स, स्क्रीनशॉट लोगे तो ले लो, स्टेट्स यूटीज ऐसे क्षेत्र जो भारत द्वारा अधिग्रहित किए जाएं भविष्य में, ठीक है। चलिए आर्टिकल 2 पे चलते हैं। जस्ट मिनट, लगता है कि कुछ तो हुआ है, टेंशन मत लीजिए, मिनट बस। कहाँ थे हम लोग,
हाँ हम लोग आर्टिकल्स में थे। तो आर्टिकल दो देखते हैं कि संसद को भारत के संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करने का अधिकार है। किसको अधिकार है? संसद को। अब इसमें भी इसने तो बस आर्टिकल दे दिया है। इसका मतलब ये होता है, अगर मैं आपको क्लियर लैंग्वेज में समझाऊं, तो संसद विधि द्वारा, ऐसे नहीं कि संसद बोल दे तो नया राज्य बन जाएगा। संसद विधि या लॉ, कानून जो भी बोल लो, संसद विधि द्वारा, संसद जो है वो विधि द्वारा ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर, ऐसे शर्त ऐसे निबंधन जो उसे ठीक लगे, जिसे वो ठीक समझे, वो संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकता है या उसकी स्थापना कर सकता है। इसका मतलब ये है कि संसद चाहे तो नए अपनी विधियों के द्वारा जो उसे ठीक लगे उसके हिसाब से नए राज्यों का प्रवेश कर सकता है या स्थापना कर सकता है। ठीक है, इसमें संसद को दो शक्तियां मिलती है। संसद को इसमें दो पावर मिलता है। क्या क्या मिलता है आर्टिकल 2 से दो पावर? ये तो बस आर्टिकल लिख के निकल गए हमारे संविधान सभा के लोग। पहला कि नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल कर सकते हैं, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करें, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करें। और दूसरा, नए राज्यों को गठन करने की शक्ति, वो शामिल करना है। और ये है नए राज्यों को गठन, वो बाहर से शामिल करना है। नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। क्या क्या हो गए दोनों? नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करने की शक्ति और नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। अब आपको आर्टिकल 3 देखते हैं एक बार। आर्टिकल 3 बोलता है कि संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। तो लगे सर नए राज्य का प्रवेश ऊपर था ही, तो फिर एक अलग से आर्टिकल बनाने की जरूरत क्या है? यहाँ भी आप वही लिखवा रहे हो कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं के नामों में परिवर्तन कर सकता है। लेकिन एक चीज आप हमेशा फोकस करना है कि कौन कर सकता है। केवल एक सिंगल अथॉरिटी है जिसका नाम है पार्लियामेंट, उर्फ संसद। संसद ही कर सकता है, नए राज्यों का प्रवेश भी कर सकता है, नए राज्यों का निर्माण भी कर सकता है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन भी कर सकता है। कौन कर सकता है? संसद। तो आपको लगेगा कि सर दोनों तो सेम ही लग रहा है, जरूरत क्या है? तो चलिए ये भी देख लेते हैं। एक मिनट और ना हो जाए। हाँ मैं राइट, जी हाँ। तो देख लेते हैं कि ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में डिफरेंस क्या है। आपको लगा सर सेम ही तो है, आप बस टाइम खराब कर रहे हो हमारा, लेकिन ऐसा नहीं है, डिफरेंस है। देखो ये चैप्टर थोड़ा मैं डीप में ले जा रहा हूँ क्योंकि आपको ज़रूरत है इसकी, क्योंकि ये बेस है, यहीं से आपका संविधान शुरू होता है। तो आर्टिकल 2 जो है वो उन राज्यों के प्रवेश और गठन से संबंधित है, उन राज्यों के प्रवेश एवं गठन से संबंधित है जो भारतीय संघ के क्षेत्र नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 2 में वो आ जाते हैं जो पहले से एग्जिस्टेंस नहीं है इंडियन यूनियन में, भारतीय संघ में जो पहले से क्षेत्र नहीं है। आर्टिकल 2 उन राज्यों के गठन की बात करता है, उनके प्रवेश की बात करता है। लेकिन आर्टिकल 3 जो है वो जो वर्तमान राज्य हैं जो एग्जिस्टिंग है,
वर्तमान राज्य जो हैं उनके क्षेत्र में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, नाम परिवर्तन, नए राज्य, उन्हीं के अंदर से, अलग से नहीं, कोई अलग से एरिया नहीं, नए राज्य का निर्माण से संबंधित है। समझ गए? आर्टिकल 2 बात कर रहा है जो बाहर से आएंगे, जो पहले से भारतीय संघ के हिस्सा नहीं है। आर्टिकल 3 टॉकिंग अबाउट जो भारतीय संघ के हिस्सा हैं, जो पहले से राज्य हैं, जैसे दो राज्यों की बाउंड्री को मिला के एक तीसरा राज्य बना देना, या फिर एक राज्य को काट के दो राज्य बना देना, ये सब आर्टिकल 3 में आता है। लेकिन 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 यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि ये दोनों चीज़ें करने की जो शक्ति है, वो किसके पास है? केवल और केवल संसद के पास। किसके पास है? केवल संसद के पास। तो ये चीज़ आप याद रखना। चलो ये देख लेते हैं थोड़ा। आर्टिकल 3 का प्रोसीजर क्या बोल रहा है? आर्टिकल 3 मतलब जो वो राज्य हैं हमारे, उनके नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, नए राज्य की स्थापना राज्यों के बीच से, आर्टिकल 3 वाले, उसको करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। अब होता क्या है कि आप एक बिल लाए, अब बिल लाए तो उसको संसद में लाएंगे, उस पर चर्चा होगा, लेकिन उसको संसद में लाने के पहले, चर्चा के पहले राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए। राष्ट्रपति जब तक मंजूरी नहीं देंगे वो बिल संसद में नहीं आएगा। ऐसे नॉर्मल जो होते हैं उसमें क्या होता है कि सारे चर्चा हो जाती है, वोटिंग्स हो जाती है, उसके बाद वो बिल राष्ट्रपति के पास जाती है साइन होने के लिए। लेकिन यहाँ पे पहले राष्ट्रपति के पास आएगा, उस पर राष्ट्रपति की मंजूरी होगी। अब जिस राज्य को लेके है उस राज्य के विधानमंडल को वो बिल भेजा जाएगा, उनको एक निश्चित समय दिया जाएगा, एक निश्चित टाइम दिया जाएगा, और उनका क्या मत है इसके बारे में, उनका ओपिनियन क्या है, ये जानने के लिए उनके पास भेजा जाएगा। तो वो देखेंगे फिर, और लेकिन उनको वो ओपिनियन अगर टाइम के साथ दे दें या ना दें, वो संसद के लिए बाध्य नहीं है, मतलब राष्ट्रपति के लिए बाध्य नहीं है उनको मानना, उनको ओपिनियंस को बस मांगा जाता है कि हाँ भाई अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे करना चाहिए तो आप बता दो, और अगर कुछ अच्छा लगा उसमें से तो जितने बार संशोधन होगा, जैसे संसद वो राष्ट्रपति ने भेजा, वहाँ से कुछ आया, इनको पसंद आया, उन्होंने संशोधित किया बिल में, अब बिल संशोधित हुआ फिर दोबारा विधानमंडल जाएगा, जितने बार संशोधन होगा उतने बार विधानमंडल में जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है और विधानमंडल में संबंधित राज्य में भेजा जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य नहीं है उनके चीज़ों को मानने के लिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल 3 की बात हो गई। किसकी बात हो गई? आर्टिकल 3 की। तो मतलब क्या कर सकता है संसद? संसद क्या कर सकता है? चलो अगर एक सिंपल लाइन में हम पूछें कि संसद क्या कर सकता है, तो आप बता सकते हो कि किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकता है। बिल्कुल, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकता है। दूसरा, क्षेत्र को घटा भी सकता है, अगर बढ़ा सकता है तो। क्षेत्र को घटा सकता है कि नहीं? बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। अब तीसरा क्या कर सकता है? किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, और किसी राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकता है। क्या हो सकता है? क्षेत्र को बढ़ा सकता है, क्षेत्र को घटा सकता है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, और नाम में परिवर्तन कर सकता है। ये और ये पावर्स किसके पास है? ये पावर्स है संसद के पास। अगर सिंपल लाइन में मैं बोलूं, अगर मुझसे पूछे कि भाई आर्टिकल 2 और 3 क्या बोलता है, किसके बारे में बोलता है, एक लाइन में आप बताओ, हमें इतना ये झंझट नहीं चाहिए। आपको देखना है, हमारे कंसेप्ट क्लियर है, इसलिए हम एक लाइन में मैं इन चीज़ों को डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि संसद अपने अनुसार भारत के मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकता है। संसद अपने अनुसार भारत के मैप को, मानचित्र का पुनर्निर्धारण
मतलब फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है, संसद को इतना पावर है, संविधान में उनको इतना पावर मिला है। आर्टिकल 2 और 3 टोटली इसी के बारे में बात करता है। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा कि सर हम तो किसी का ले सकते हैं आर्टिकल 2 के तहत, लेकिन अगर देने की बात आए तो, है ना, कि हम अपना पार्ट किसी को दे रहे हैं तो आपको क्यों दे देंगे भाई, कोई खुद से थोड़ी देता। लेकिन ऐसे कंडीशंस बनते हैं। आप बेरूवाड़ी का मामला पढ़ोगे, फिर 100वां जो संविधान संशोधन हुआ था हमारा, उसमें क्या हुआ था कि हमने बांग्लादेश को कुछ इनक्लेव्स दिए थे। हमने उन्हें 111 इनक्लेव्स दिए थे और हमने उनसे लिए थे 51 इनक्लेव। अब इनक्लेव क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये वाला जो क्षेत्र है भारत का, ये वाला एरिया, यहाँ पे अपना बांग्लादेश है, ठीक है। अब इसमें क्या था ना कि ये जो यहाँ पे बाउंड्री थी वो कुछ ऐसे ऐसे थी, ऐसे। तो बोलोगे इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि जो भारत के अंदर जो क्षेत्र था, ये, एक मिनट कलर चेंज कर लो, ये बांग्लादेश का था, और ये जो बांग्लादेश के अंदर जो क्षेत्र था वो भारत का क्षेत्र था। है दिक्कत? अब दिखा आपको? चलो मैं आपके लिए थोड़ा जूम भी कर देता हूँ इसको। मैं बोर्ड जूम कर रहा हूँ, ये पूरा लाइन ही जूम हो रहा है ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो दिक्कत ये था कि हमारे जो अंदर में एरिया था वो बांग्लादेश का था, इनका जो था भारत में, हमारा जो बांग्लादेश में जो एरिया था वो भारत का था। तो हमारी आंतरिक सुरक्षा, हमारे बीएसएफ को, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा था, काफ़ी घुसपैठ वगैरह होती थी। तो इसलिए हमने इसको क्लियर किया। और एक कब क्लियर हुआ? एक क्लियर होता है 100th अमेंडमेंट संशोधन। कब? 2015। हमने कितना दिए? हमें कितना मिले? हमें मिले 51 और हमने इनको दिए 111। ये याद रखना, यही बात थी। तो आपके दिमाग में होगा कि क्यों देंगे, अब समझ में आ गया क्यों देंगे। तो जब देने की बात है, लेने की बात है, तब तो नॉर्मल संशोधन होगा, नॉर्मल कानून बनेगा, मतलब साधारण बहुमत से पास होगा। लेकिन जब बात देने की आई, देखो लेना सबको पसंद है, देना किसी को पसंद नहीं है। तो जब देने की बात आएगी तो वो प्रॉपर संविधान संशोधन होगी आर्टिकल 368 के तहत। क्या होगी? प्रॉपर संविधान संशोधन आर्टिकल 368। ये तो नॉर्मल साधारण बहुमत से पास हो जाएगा जब लेना हो, लेकिन जब बात देने की आएगी तो हम इतनी आसानी से नहीं देंगे। हम प्रॉपर संविधान संशोधन करेंगे और उसके बाद देंगे, ठीक है। तो ये था कुछ चीज़ें। इसमें कुछ और देख लेते हैं। अब धर कमीशन याद रखना 1948, जेवीपी याद रखना 1948, और फजल अली 1953। यूनियन ऑफ स्टेट्स आर्टिकल 3 सिंपल मेजॉरिटी। आर्टिकल 1 में है यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 3 में है सिंपल मेजॉरिटी से कैसे हम बनाएंगे चीज़ों को। फजल अली आयोग आपको मैंने बता दिया, सिक्किम आपको बता दिया कि कौन सा अमेंडमेंट था। अब आते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम। क्या? राज्य पुनर्गठन अधिनियम मैंने आपको बताया 1956। कितने राज्य बने थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अब चलते हैं थोड़ा इसके PYQ पे, शुरू करते हैं कि क्या क्या पूछा है, कैसे पूछा है, उसको देखेंगे। उसके बाद फिर चीज़ें करते हैं। पहला क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? चलो बताओ, मैंने आपको बताया ये चीज़। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? ऑप्शन ए राज्यों का समूह, ऑप्शन बी राज्यों का फेडरेशन, ऑप्शन सी राज्यों का कन्फेडरेशन, या ऑप्शन डी राज्यों का यूनियन। एग्जैक्टली यूनियन, राज्यों का यूनियन। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको, एक कब पूछा कब है? 2008 में। ऑप्शन क्या हो गया? डी। नेक्स्ट, नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें निहित होती है? एकदम मक्खन क्वेश्चन, पता ही होगा आपको, अभी बताया संसद में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? सेम क्वेश्चन। आंसर बताओ कितने
इजी चाहिए और कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ रहा है। नेक्स्ट, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में किसे प्राप्त है? सेम सेम, बार बार रिपीट हो रहा है, चीजें बार बार रिपीट हो रही हो सकता है इस बार भी रिपीट हो ही जाए एक बार। संसद। नेक्स्ट, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? देखो फिर से, संसद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है, सही है नहीं पूछ रहा, सही नहीं है पूछ रहा है। देखते हैं, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। ये भी सही बात है। और इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान संशोधन कहाँ लगता है बताओ? मैंने आपको संविधान संशोधन किस लिए बताया था? जब हम अपना क्षेत्र किसी विदेशी क्षेत्र को देंगे, इसके लिए तो साधारण वो होता है, साधारण बहुमत से कानून बनते हैं, तो वो गलत हो गया, ऑप्शन सी हो गया। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट करने नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र सीमाओं नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। सही बात है, मैंने अभी आपको बताया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। कब पूछा है? 2011 में। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। किससे? संसद में साधारण बहुमत द्वारा। नेक्स्ट, भारत संघ नहीं है। क्या बात कर दी यार, ये तो एकदम माहौल बना दिया। पहला स्टेटमेंट ही गलत है। अब अगर पहला गलत हो तो आप ऐसे ही ऑप्शन खो सकते हो, ये गलत है, ऑप्शन डी। दूसरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं, दोनों से कोई एक भी गलत हो तो फिर आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत होती नहीं है इसमें। ये गलत है तो आर ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों गलत के ऑप्शन होते ही नहीं है। फिर वही है, किसी राज्य की सीमा को बदलने के लिए सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है। सही बात है। और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। एकदम सही बात है। एक निश्चित समय सीमा होती है, मैंने आपको बताया था ये बात, वही बोल रहा है यहाँ पे। राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। दोनों सही है, लेकिन क्या जस्टिफाई करते हैं? चलिए देख लेते हैं क्या लगाएंगे यहाँ पे। क्योंकि अब पढ़ेंगे इसको। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। नहीं, क्योंकि सेट नहीं हो रहा है यहाँ पे। आप पढ़ना 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा कि नहीं यार, ऐसा थोड़े कि प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है इसलिए हम लोग उनको भेजते हैं। और स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन जस्टिफाई नहीं कर रहा है पहले को दूसरा। इसका हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है? नहीं है पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है। विधि के समक्ष समानता नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों के लिए सुनिश्चित की गई है। ये जब आप पढ़ोगे मौलिक अधिकार तो आपको एक चीज पढ़ने को मिलेगा कि 15, 16, 19, 29 और 30 ये ऐसे अधिकार हैं जो बस भारत के नागरिकों को मिलते हैं, और बाकी जो उसके अधिकार हैं मौलिक अधिकार के अंदर वो नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए। तो ये जो विधि के समक्ष समानता है ये आर्टिकल 14 है, तो 14 दोनों को मिलता है, तो नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों के लिए सुनिश्चित की गई है। सही बात है। लोक सेवाओं में अवसर की क्षमता केवल भारत के, अरे ये तो मौलिक अधिकार का क्वेश्चन है यार, इसमें कैसे दे दिया। चलो ठीक है, देखते हैं। लोक सेवाओं के अवसर की समानता केवल भारत के नागरिक के लिए सुनिश्चित है। लोक सेवाओं में अवसर की समानता होती है आर्टिकल 16। अब 16 केवल भारत के लोगों के लिए, वही यहाँ भी बोल रहा है। सही बात है। किसी नए राज्य की स्थापना करना संसद की शक्ति, अच्छा इसलिए दिया इसे, चलो सही है, ये भी सही बात है कि नए राज्य की स्थापना की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। किसी राज्य का नाम बदलना राज्य विधानमंडल, नहीं मित्र नहीं। नाम में परिवर्तन, सीमाएं परिवर्तन, क्षेत्र को बढ़ाना, क्षेत्र को घटाना किसका काम है? संसद का। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना है, किसी राज्य का क्षेत्र घटाना है, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है। मैंने जो 4 चीज़ें बताई, 3 तो एकदम ऐसे के ऐसे मिल गए, जबकि मैंने बिना पीवाईक्यू पढ़े वो नोट्स बनाए थे। मैंने पीवाईक्यू देखा नहीं था, मैं अभी देख रहा हूँ इसे। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ऐसा कोई बात नहीं करता है। चौथा क्या था? सीमा में परिवर्तन, जो मैंने आपको 4 बताए थे। इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से संविधान अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है। चलो देख लेते हैं। नए राज्यों का गठन होगा, बिल्कुल होगा। राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन बिल्कुल होगा। सीमाओं में भी परिवर्तन बिल्कुल होगा, एकदम सही बात है। नए राज्य का प्रवेश, ऑप्शन डी, ये नहीं होगा। ये किसके तहत होगा? ये आर्टिकल 2 के तहत होगा। किसके तहत होगा? आर्टिकल 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। बताइए। अब सब मैं थोड़ी ही बताऊंगा, कुछ आप भी बता दो यार। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त है क्योंकि भारत राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। मैंने आपको बताया था कि भारत में राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की उपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। भाषाई किसने बताया था? फजल अली आयोग ने। तीसरा, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। किसके बारे में बात कर रहा है? जेवीपी। सही बात है, जेवीपी और धर आयोग जो थे वो भाषाई आधार पे नहीं चाहते थे। तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। क्या सही बात है? एकदम सही बात है। सेम चीज आ रहा है यार, बताओ, सेम चीज एकदम। अलग होने की मात्र वकालत करने पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। अलग होने की मात्र वकालत करने पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, बिल्कुल गलत बात है। जब आप आर्टिकल 19 पढ़ोगे तब आपको ये पढ़ने को मिलेगा, फिर आपको याद होगा कि आप अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए गलत बात है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? कितने बताओ? राज्य हैं 28 और संघीय प्रदेश हैं 8। 25 एवं 7 बिल्कुल गलत बात है। 28 राज्य 7 संघीय प्रदेश गलत बात है। 24 राज्य 6 संघीय प्रदेश बिल्कुल गलत बात है। इनमें से कोई नहीं। कितने हो जाएंगे? 28 और 8। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या हो गई थी, कितनी हो गई थी? 29। आपको लगा सर अभी तो 28 बताया, फिर आप 29 बता रहे हो यार। आप खुद कंफ्यूज हो, मुझे क्या पढ़ाओगे? भाई मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, क्वेश्चन को इसलिए ध्यान से पढ़ा करना। क्या बोला? तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद। कब बना था तेलंगाना? 2014। यार तुरंत भूल जाते हो, अभी पढ़ाया मैंने तुम्हें। तेलंगाना के बन जाने के बाद, तेलंगाना जब बना था आप याद करो, जिस समय तेलंगाना बना था उस समय जम्मू कश्मीर भी एक राज्य था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरेटरी कब बने? 2019 में। जम्मू कश्मीर भी एक राज्य था, तभी तो टोटल मिला के 29 थे। फिर जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया तो वो 28 हो गए, समझे? तो इसलिए क्या बोलते हैं, 29 थे उस समय। वर्तमान में अगर पूछता, अगर वर्तमान की बात करता तो हमारे पास 28 है, क्योंकि J&K अब राज्य नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये तो यार, ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होने चाहिए। दमन और दीव है। बताओ, गोवा को इन लोगों ने संघ राज्य क्षेत्र बना दिया। गोवा क्या है? एक प्रॉपर स्टेट है, पणजी इसकी राजधानी है।
निम्न किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 69th अमेंडमेंट। जब हम अमेंडमेंट एक्ट पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे, ठीक है, बस अभी याद रखना 69वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? कौन सा था? अभी बताया आपको, 36वां, 36। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। बताइए गोवा का स्थापना कब हुआ था? गोवा का स्थापना हुआ था 30 मई 1987। मैंने आपको बताया था 1987। झारखंड 2000, तेलंगाना 2014। हरियाणा मैंने आपको कब बताया था? हरियाणा कब बताया था? 1966। तुरंत भूल जाते हो, अभी पूरा चार्ट बताया था। अब देखो क्या कैसे है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, ऑप्शन कौन सा होगा? पहला पे आ जाएगा 1966 यानी हरियाणा, ठीक है। पहला पे चौथा, तो पहला और ए और सी तो ऐसे ही गलत हो गया। उसके बाद आएगा गोवा, चौथा के बाद पहला, चलो डी भी गलत हो गया, ऑप्शन बी। फिर वही सेम चीज। अब बताओ भाई, आप ही लोग बताओ, इसको मैं नहीं बनाऊंगा। झारखंड अभी हमने बात की थी, कब की थी बताओ? सिक्किम कब की थी? अरुणाचल कब की थी? छत्तीसगढ़ कब की थी? जल्दी बताओ जल्दी। झारखंड कब की थी? सिक्किम कब की थी? अरुणाचल प्रदेश कब की थी? और छत्तीसगढ़ कब की थी? चलो आपने कर लिया होगा, वो हम करके देखते हैं। 2000, छत्तीसगढ़ भी 2000। सिक्किम कब हुई थी? 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था? जल्दी बताओ। 1975, 1975। अरुणाचल 1987। चलो देख लो, पहले सिक्किम 4 पहले पे, फिर अरुणाचल प्रदेश 2 दूसरे पे, ऑप्शन नंबर बी। 4 2 1 3। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 2000। उत्तराखंड 2000 में 3 राज्य थे, तुम्हें याद हो तो, झारखंड था, छत्तीसगढ़ था, उत्तराखंड था। छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ था, झारखंड बिहार से हुआ था, उत्तराखंड यूपी से हुआ था। निम्नलिखित राज्यों के बनने के सही कालानुक्रम। बार बार एक ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बार बार। हरियाणा और सिक्किम, सिक्किम कब था? 1975। हिमाचल प्रदेश कब था बताओ? 1971। हरियाणा मैंने अभी आपको जस्ट बताया है, 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा। हरियाणा 1966 और आंध्र प्रदेश 1953, 1953। ऐसा 1956 भी कह के लिखा होता है, लेकिन मेनली 1953 ही हम लोग जानते हैं। फिर भी कुछ भी हो, पहला पे तो आंध्र प्रदेश ही आएगा, दूसरा पे हरियाणा आ जाएगा, पहला दूसरा नहीं, पहला तीसरा दूसरा चौथा, पहला तीसरा दूसरा चौथा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में कौन सबसे रिसेंट बना है और कौन पहले बना है? हरियाणा, तो देख लेते हैं, 3 ही राज्य की तो बात कर रहा है। महाराष्ट्र कब बना था? अच्छा हरियाणा कब बना था? हरियाणा कब बना था? राजस्थान कब बना था? महाराष्ट्र कब बना था? तीनों बताओ, बताओ जल्दी। महाराष्ट्र तो याद होगा, 1960। मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र और गुजरात एक साथ बने थे। हरियाणा मैंने अभी आपको जस्ट बताया था 1966। राजस्थान शायद मैंने आपको नहीं बताया था, या बताया भी होगा, एग्जैक्ट याद नहीं है। इन्हीं दोनों से देखते हैं, राजस्थान का भी फिलहाल मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो हरियाणा, महाराष्ट्र और उसके बाद राजस्थान, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 1 मिनट अगर आप मुझे टाइम दो तो मैं राजस्थान का बता ही देता हूँ। राजस्थान 1949।
लेकिन ऐसे जब बात करते हैं ये ऐसे स्टेट बना था, लेकिन रियल में जो भाषाई आधार पे जब बनने लगा था, जब वो सब आ गए थे, तब आया था 1956 1956। अरे तुम लोग क्यों गायब हो गए? तो 66 1960, ठीक है। तो सबसे लेट बना था हरियाणा, फिर बना था महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। डिसेंडिंग पूछ रहा है, डिसेंडिंग अवरोही क्रम। अगर आरोही पूछता तो सीधा इसका उलट हो जाता। राज्यों के पुनर्गठन हेतु आयोग की स्थापना कब की गई? देखो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे आपको जो आयोग की स्थापना हुई थी वो 1953 में हुई थी, ठीक है, 1953। इसने अपना जो रिपोर्ट था वो 1955 में दिया था, लेकिन जो उसका नाम जो हम लोग रखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग जो हम बोलते हैं, उसके साथ हम लगाते हैं 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग 1956। तो इस हिसाब से इसका आंसर 1956 हो जाएगा। थोड़ा कंफ्लिक्टेड था जब क्वेश्चन 1990 में पूछा गया था। फजल अली आयोग के सदस्य, जल्दी बताओ। अभी बताया मैंने, अभी बताया, जस्ट बताया। के एम पनिक्कर और एन कुंजरू दूसरा और चौथा, और तीसरा फजल अली आयोग, फजल अली खुद, 3 लोग, पनिक्कर, कुंजरू और फजल अली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था? है तो आपको पता ही है, मैंने पूरी कहानी बताई, आपको पूरी कहानी बताई है गांधीवादी नेताजी की। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित हुआ था कब? 1953 में। भारत में निम्नलिखित, एक मिनट मैं इसके ऑप्शंस को ऊपर कर देता हूं आपके लिए। अब देखते हैं भारत में निम्नलिखित राज्यों के पुनर्गठन गठन पर विचार कीजिए ने सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सिक्किम 1975। अरुणाचल कब हुआ था? 1987। पंजाब और नागालैंड बताओ जल्दी जल्दी। पंजाब मैंने आपको बता रखा है, नागालैंड भी आपको मैंने बता रखा है। नागालैंड 1963 1963। पंजाब बताओ जल्दी से, पंजाब बताओ। उसके बाद आप ही को ऑप्शन भी लगाना है इसका, मैं नहीं लगा रहा हूं, आप ही करोगे। अगर याद हो आपको तो मैंने आपको बताया था कि पंजाब 1966। अब देखो, सबसे पहले नागालैंड 3, फिर पंजाब 1, उसके बाद सिक्किम 4 और अरुणाचल प्रदेश 2। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बस यहीं तक था आज का। आई थिंक थोड़ी लंबी क्लास हो गई होगी। मैं भी चाहता हूँ जल्दी निपटाना, लेकिन वही है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत कंसेप्चुअल होते हैं। अगर मैं इसको बस ऐसे आर्टिकल करके निकल जाता तो आप जान तो जाते कि आर्टिकल 1 2 3 में क्या है, लेकिन आप एक कंसेप्ट नहीं जान पाते। आप पोस्ट इंडिपेंडेंस राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ ये नहीं जान पाते। आप इवन ये भी नहीं जान पाते कि हाँ क्या क्या चुनौतियाँ आई। फिर ये चीज़ें थी, मैं राज्यों का वो मुझे वर्ड्स वगैरह भी बताने थे, PYQ बहुत ज़रूरी थे। तो थोड़ी लंबी हो गई होगी, लेकिन कोई नहीं, बहुत ही यूजफुल है आपके लिए। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर लेना, और इसकी PPT आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी। बाकी धन्यवाद, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।